नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तैयारी आपकी एकदम शानदार चल रही होगी। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 19 से लेकर 21 जनवरी 2025 तक का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको एक साथ कवर करने वाले हैं। वैसे देखिए अपनी डेली क्लास होती है, लेकिन 19 तारीख को संडे था, संडे को अपनी क्लास नहीं होती है। फिर 20 तारीख को मुझे किसी पर्सनल काम की वजह से बाहर जाना पड़ा, ठीक है, तो क्लास नहीं हो पाई। आज 21 तारीख है, तो आज अपन पिछले 3 दिनों के करंट अफेयर को एक साथ कवर करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, कल पीडीएफ आपको जरूर मिली थी, ग्रुप के अंदर भी आई थी, एप्लीकेशन पे भी मैंने पीडीएफ को डलवाया था। एक्चुअल के अंदर क्लास कल भी होने वाली थी, संडे और मंडे की एक साथ मंडे को होती है, आपको पता है, जैसा कि होने वाली थी, लेकिन संडे की शाम को किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ा और फिर कल भी मैं पूरे दिन बाहर ही था, इसके चलते क्लास नहीं हो पाई। अभी मैं जयपुर राजस्थान आज सुबह ही पहुंचा था, तो पूरी रात ट्रेवलिंग में था, सोचा क्लास नहीं ले, फिर मैंने सोचा चलो क्लास ले लेते हैं। ठीक है, क्लास लेना जरूरी है, डेली आपको करंट अफेयर पढ़ाना जरूरी है। बाकी आपकी तबीयत वबीयत कैसी आप मुझे बताना, मेरी एकदम वेल गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी सामाजिक जीवन है और थोड़ी व्यस्तता चलती रहती है, तो आप उसको मैनेज करो। चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर आज 19 और 20 जनवरी लिखा होगा, लेकिन इसके आगे जैसे ये 20 जनवरी का कल वाली जो मैंने पीडीएफ भेजी थी वो कवर होगी, उसके आगे 21 जनवरी का अपन पढ़ना शुरू कर देंगे। इसके अंदर उस पीडीएफ के पीछे मैंने अटैच कर दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है? स्वदेशी रूप से निर्मित विध्वंसक पोत आईएनएस मुंबई ने किस अभ्यास के चौथे संस्करण में भाग लिया है? तो भाई जो भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित विध्वंसक पोत है आईएनएस मुंबई, उसने भी एक युद्ध अभ्यास के चौथे संस्करण में भाग लिया है। उस युद्ध अभ्यास का नाम आपसे पूछा है, तो उसका नाम है ला पेरोस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ला पेरोस युद्ध अभ्यास के अंदर 8 देश भाग लेते हैं। कितने? 8 देश भाग लेते हैं। क्या आपसे 8 देश पूछे जा सकते हैं? संभावना कम है, लेकिन फिर भी याद करना कौन कौन से हैं। ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, इसके अलावा अमेरिका है, ब्रिटेन है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, कनाडा है। तो ये 8 देश है। ठीक है, 8 देश मैंने कौन कौन से बताए आपको याद करना है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा, और इनकी 9 सेनाएं मिलकर इस अभ्यास को पूर्ण करती हैं। ठीक है, तो ये कैसा अभ्यास है? ला पेरोस 9 सेना का अभ्यास है। अच्छा, 9 सेना का अभ्यास है, तो इस युद्ध अभ्यास में क्या किया जाएगा? तो वही समुद्री निगरानी कैसे करनी है, ठीक है, समुद्र में सामरिक रूप से अंतर संचालन को कैसे बढ़ाना है, ये सारा काम इसमें किया जाता है। और उसमें भारत का निर्मित आईएनएस मुंबई है, इसके अंदर भाग ले रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन अपन इंडिया करंट अफेयर के अंदर पढ़ रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या भारत का केवल एक युद्ध पोत ही इसके अंदर भाग ले रहा है, या भारत का इसके पीछे और कुछ भी उद्देश्य जुड़ा हुआ है? तो बिल्कुल भाई, भारत की जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर सागर दृष्टिकोण है, सागर नीति जो है, उसको पूर्ण करने के लिए या सागर नीति को फायदा पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं ला पेरोस इंपॉर्टेंट कड़ी मानी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। ला पेरोस युद्ध अभ्यास के बारे में 8 देशों के मध्य होता है, वो मैंने बता दिया है किन किन 8 देशों के मध्य होता है। बाकी इस क्लास की जो आपको मैं पीडीएफ दूंगा ना, उसमें मैं जो भी चीजें सारी आपको बोल रहा हूं, वो सारी डिटेल एनालिसिस के साथ प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएगी। तो इस क्लास की पीडीएफ आपको जरूर लेनी है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे मुझे अपने एप्लीकेशन पे देख रहे होंगे। ठीक है, बाकी पॉलिटी की क्लासेज वगैरह भी अब एप्लीकेशन पे शुरू हो गई है, सारी क्लासेज मेरी अब एप्लीकेशन पे ही होगी। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना है। कहाँ से करना है? प्ले स्टोर पर जाकर इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से अपना एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर देखो 2 बैच चल रहे हैं अभी, एक तो सिलेक्शन कॉर्नर के नाम से बैच चल रहा है, एक एमसीक्यू सीरीज चल रही है। एमसीक्यू सीरीज के अंदर तो वो मेरी सीरीज है जिसके अंदर अपन प्रत्येक सब्जेक्ट को एमसीक्यूज के माध्यम से कवर कर रहे हैं। उसके अंदर मेरी पॉलिटी की क्लासेज चल रही है और हिंदी की क्लासेज चल रही है। एक सिलेक्शन कॉर्नर के नाम से बैच है, उसके अंदर क्लासेज के अलावा जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह हो गई और इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स वगैरह, वो सारी चीजें उसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा मैटर मिलता है। ठीक है, तो आप उनको ज्वाइन जरूर कर सकते हो, सारी चीजें वहां पर। करंट अफेयर की पीडीएफ तो अभी इसी नंबर पे आप मैसेज कर देना, आपको करंट अफेयर की पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी कॉस्ट नहीं है। किसका? करंट अफेयर की पीडीएफ का। भारत ने किस स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है? देखिए, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी मैं आपके लिए इजी कर देता हूं। जो दुनिया के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उसके अंदर भारत कौन सी रैंक पर है? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। ठीक है, भारत के नक्शे में या दुनिया के नक्शे में भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम में कहां पर रैंक करता है? तो भारत 3रे स्थान पर। मैंने आपको कुछ दिनों पहले पढ़ाया था, उस टाइम भी मैंने आपको 3रा स्थान ही पढ़ाया था, 3rd रैंक ही पढ़ाई थी। तो फिर सर वापस क्यों पढ़ा रहे हो? एक्चुअल के अंदर कल एक रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर ये चीज वापस लिखी हुई थी। उसके अंदर लिखा हुआ था भारत 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभरा है। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, भारत के अंदर उस रिपोर्ट में ये लिखा था कि 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। कितने? 100 से अधिक। यूनिकॉर्न कंपनियां जानते हो, भारत के अंदर 100 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। किसी देश के अंदर अगर 100 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां, इसका मतलब क्या हुआ? उस देश के अंदर
मजबूत उद्यमशीलता की भावना है। ठीक है, भावनात्मक रूप से हर कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, उद्यमशील व्यक्ति बनना चाहता है। ठीक है, भारत में 100 से अधिक क्या है, यूनिकॉर्न है, स्टार्टअप है। इसके अलावा इस रिपोर्ट को कहाँ से पढ़ा था मैंने, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह, वो कल उन्होंने मुंबई के अंदर CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, वैसे ये ध्यान रखना है क्या, CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स, CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स, इसका उद्घाटन कहां पर हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था मुंबई में। किसने किया था, तो जितेंद्र सिंह ने किया था। जिस टाइम इन्होंने इस इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का, CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था मुंबई में, तब उन्होंने बताया था कि अभी हालिया रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 100 से अधिक यूनिकॉर्न है और भारत जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में विश्व में तीसरे स्थान पर है। और इस जो सेंटर, इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था, इसके अंदर भी इस प्रकार की अवसंरचनाएं बनाई गई हैं जिससे कि स्टार्टअप बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्टअप इक्यूबेशन का केंद्र है ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कहां पर, मुंबई के अंदर CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स इसका नाम है। और केंद्रीय मंत्री वर्तमान में जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और इसमें बताया था कि भारत है वो स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे स्थान पर है, 100 से अधिक भारत में यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और अमेरिका ने किस क्षेत्र में सहयोग और सूचना साझा करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो साइबर खतरे और डिजिटल फोरेंसिंग के लिए। अब आपको इसके अंदर 3 डाटा याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। एक तो भारत इंपॉर्टेंट है, दूसरा अमेरिका इंपॉर्टेंट है, एक ये लाइन जो लिखी हुई है साइबर खतरे और डिजिटल फोरेंसिंग। आपसे ये पूछा जा सकता है भारत ने साइबर खतरे और डिजिटल फोरेंसिंग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है या किस देश के साथ MOU साइन किया है, तो ध्यान रखना है अमेरिका के साथ। ठीक है, इसके अंदर होगा क्या, एक्चुअल के अंदर जो भी साइबर से जुड़े आपराधिक मामले होंगे उनकी जांच के लिए जो भी खुफिया जानकारियां होगी और जो भी डिजिटल फोरेंसिंग होगी उस पर दोनों देश आपस में सहयोग से काम करेंगे। यानी ऐसा कोई मामला है साइबर का जिसके डाटा अमेरिका के पास है और भारत के अंदर ऐसा अपराध हुआ है, उसकी जांच करनी है, तो अमेरिका डाटा प्रोवाइड करवाएगा कि आप ये डाटा लीजिए, हमारे पास ये डाटा इस केस से जुड़े हुए। उसी प्रकार भारत भी अपना दायित्व निभाएगा। तो इस प्रकार का एक MOU हस्ताक्षरित हुआ है। ठीक है, किसने किया है इस पर हस्ताक्षर, तो भारत की ओर से विनय मोहन ने किया है। ये विनय मोहन कौन है सर, आपने बताया विनय मोहन ने किया, हमने मान लिया, लेकिन ये विनय मोहन है कौन, तो ये वर्तमान के अंदर अमेरिका में भारत के राजदूत हैं विनय मोहन। और ये समझौता हुआ था वॉशिंगटन DC के अंदर। कहां पर, वॉशिंगटन DC के अंदर। वर्तमान के अंदर अमेरिका के कार्यवाहक उपग्रह सुरक्षा सचिव है क्रिस्टी कैन गेलो। कौन है, कैन गेलो। वहां क्रिस्टी नहीं लिखा था, वहां न्यूज़पेपर में केवल कैन गेलो लिखा था, ऐसा शब्द लिखा था। तो कैन गेलो और विनय मोहन ने हस्ताक्षर किए हैं। और क्या था पूरा मैटर वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। बाकी आप PDF ले ही लोगे तो वहां पर सारी चीजें अच्छे से लिखी हुई मिल जाएगी। देखिए, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पढ़ाई किया करो, डेली 20 मिनट करंट अफेयर की क्लास ले लिया करो, ताकि क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। उससे क्या होगा, उससे जीवन में स्थिरता आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी सरकारी नौकरी से आप ऐसा मत सोचो जीवन में स्थिरता आ जाएगी। ठीक है, वो एक साधन है, उससे क्या होगा, आपको एक रोजगार आपका फिक्स हो जाएगा, आपका जीवन चलेगा। लेकिन सब कुछ भी तो वो नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है सर, हम पढ़ाई नहीं करें? बिल्कुल भाई, पढ़ाई करो, नैतिकता के साथ जीवन जियो, जीवन के कुछ मूल्य निर्धारित करो कि मेरी ये लिमिट ये है, इसके आगे मैं इस लिमिट को क्रॉस नहीं करूंगा। ठीक है, थोड़े जीवन को सिस्टमेटिक तरीके से जीना शुरू करो, एकदम कबाड़ टाइप का जीवन मत जियो। सर कबाड़ टाइप का कौन जीता, बहुत सारे लोग जीते हैं, मैं धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है, एक साथ बताना ठीक नहीं है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक तरीके से, आप एक सामाजिक प्राणी हो, आपसे नैतिकता की उम्मीद समाज करता है। ठीक है, तो सामाजिक तरीके से पढ़ाई करो। बाकी डेली अगर 20 मिनट करंट अफेयर की क्लास पढ़ लोगे तो करंट अफेयर में सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, सरकारी नौकरी भी लग जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर सरकारी नौकरी लग भी गई आप, और आप अगर अनैतिक हो, पहली चीज तो अनैतिक व्यक्ति कभी सरकारी नौकरी लगता नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है। सरकारी नौकरी लगने के लिए आपका नैतिक होना बहुत जरूरी है। आप चाहे कितने भी पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आप अनैतिक हो ना, आप कभी भी सरकारी जॉब नहीं लग सकते हो। लग भी गए तो फिर वही बात है। देखो, एक ऑडी गाड़ी है, क्या है, ऑडी गाड़ी है, कहानी कहूँ आपको,
चलो कल कहूँगा ये कहानी, क्योंकि आज की क्लास के अंदर अपन 3 दिन का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, इसीलिए अपन जल्दी जल्दी कवर करते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो नागरिकों के लिए दूरसंचार सुरक्षा और पहुंच में सुधार करेगा? कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है, आपसे ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो इसके अंदर संचार साथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ठीक है, किसने? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। क्या है? अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है, सूचना मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया। उन्होंने संचार साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, जिससे नागरिकों के लिए दूरसंचार की सुरक्षा बढ़ेगी और दूरसंचार की पहुंच भी इसके साथ बढ़ेगी। ठीक है, क्या इस अकेले एप्लीकेशन का, संचार साथी एप्लीकेशन का ही अनावरण किया है इन्होंने, या इसके साथ और कुछ भी किया था? एक इन्होंने NBM 2.0 भी लॉन्च कर दिया, आपको पता होना चाहिए। सर ये NBM क्या है? अब बताओ NBM क्या है? राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन जिसको बोलते हैं, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, NBM 2.0 है, वो शुरू कर दिया है। ठीक है, और इसकी शुरुआत उन्होंने बताया है विकसित भारत विजन के तहत हमने की है, और भारत के अंदर एक डिजिटल परिवर्तन लाना है और वैश्विक स्पर्धा में भारत को सबसे आगे खड़ा करना है। इसके लिए NBM 2.0 को भी लॉन्च किया है और उसके साथ संचार साथी को भी लॉन्च किया है। संचार साथी दूरसंचार सुरक्षा में पहुंच बढ़ाएगा, यानी आपके मोबाइल फोन से अगर आप पहाड़ों पर हो, कहीं पर भी हो, तो आप लंबी दूरी तक आप बात कर सकते हो, नेटवर्क इश्यू थोड़े कम आएंगे। ठीक है, तो आप बाबू सोना इजी तरीके से कर सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि आपका कोई साथी है वो गोपालपुरा में है, ठीक है, और उनके जो भी रिलेटिव है वो मान लो कि इधर सांगानेर में रह रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या कनेक्टिविटी अगर नहीं हो पाती है ना, तो उस कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये एक तो NBM 2.0, एक ये संचार साथी, दोनों योजनाएं शुरू की हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है बात करने के अंदर नेटवर्क इशू कम से कम आए, उसके लिए संचार साथी एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और NBM 2.0 क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया है, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 इसका नाम रखा गया है। अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है सबसे स्वच्छ शहर प्रतियोगिताओं के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? भाई सबसे स्वच्छ शहर प्रतियोगिताओं के लिए एक पहल की शुरुआत की है, उस पहल का नाम आपसे पूछा है, तो उस पहल का नाम क्या है? सुपर स्वच्छ लीग। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। जैसे इंडियन प्रीमियर लीग आती है ना क्रिकेट के अंदर, वैसे ही स्वच्छता के लिए सुपर स्वच्छ लीग चलेगी। अब इसमें कौन विजेता होता है वो जब इसके आंकड़े आएंगे, ये लीग पूरी होने के बाद पता लगेगा। अच्छा, इस लीग की शुरुआत की किसने है? तो वर्तमान के अंदर केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं मनोहर लाल। ठीक है, उन्होंने 9वें स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए ये एक टूल किट लॉन्च किया है, यानी उन्होंने बोला है कि ये जो हम 9वां स्वच्छ सर्वेक्षण कर रहे हैं ना, इसके लिए हमने एक ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है, एक लीग लॉन्च की है, सुपर स्वच्छ लीग इसका नाम रखा है। इसके अंदर होगा क्या, जो भी डेटा आएंगे स्वच्छता से संबंधित उसको हम एक बेहतर तरीके से संकलित कर सकेंगे, सटीकता के साथ, पारदर्शिता के साथ इसको सरलीकृत करके एक्चुअल के अंदर विनर कौन है उसको बता सकेंगे। तो उसके लिए एक टूल किट लॉन्च किया है जिसका नाम है सुपर स्वच्छ लीग। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? शहरी स्वच्छता को बढ़ाना है, उसके साथ में शहरी स्थानीय निकाय जो है ULB से जिसको अपन बोलते हैं, उसके अंदर लगातार नवाचार करने और लोगों को प्रोत्साहित करने के, आपको अवार्ड दिया जाएगा, ये नई सिस्टम आई है, इसके तहत रैंकिंग होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शहरों को स्वच्छ किया जाए, गाँवों को स्वच्छ किया जाए, इसके लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छ शहर प्रतियोगिता के लिए सुपर स्वच्छ लीग को लॉन्च किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उड़ीसा सरकार ने किस देश के संगठनों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? उड़ीसा सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं 8 MOUs पर। किसी देश के अलग अलग संगठनों के साथ किए हैं, तो उस देश का नाम आपसे पूछा जा रहा है, वो देश है सिंगापुर। सिंगापुर के जो अलग अलग संगठन हैं, जो विभिन्न अलग अलग प्रकार के जो संगठन हैं, उन 8 संगठनों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है उड़ीसा सरकार ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, और ये करंट में एक बहुत बड़ी घटना है जिसको आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा सरकार ने किसके लिए किया ये? तो कौशल विकास, हरित ऊर्जा और औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए 8 समझौते किए हैं सिंगापुर के विभिन्न संगठनों के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान के अंदर उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी हैं। उन्होंने सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शानमुगुनरत्नम की मौजूदगी के अंदर ये सारे 8 के 8 समझौते किए हैं। भुवनेश्वर के अंदर ये समझौते हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। ये समझौते क्यों किए गए हैं, इन समझौतों को करने के पीछे रीजन क्या है, अभी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में एक साथ बहुत सारे समझौते हुए थे, किस लिए? राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट मीट थी, 9 से 11 जनवरी के मध्य थी। ठीक है, JECC जयपुर के अंदर, मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा रखी है ना,
उसके अंदर समझौते वेतन। उसी प्रकार 28 और 29 जनवरी की बात है। अच्छा, ये 28 और 29 जनवरी तो सर अभी निकट भविष्य में आना बाकी है। वहां पर उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव होने वाला है। क्या? उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव होने वाला है, और उसी के चलते ये जो 8 समझौते हुए हैं वो हुए हैं। ये ध्यान रखना, उड़ीसा सरकार ने किए हैं, सिंगापुर सरकार के साथ किए हैं। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, और इन्होंने जो सिंगापुर के राष्ट्रपति थे थर्मन शानमुगनरत्नम, उनके साथ में ये समझौते किए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार डाक विभाग अपनी सेवाओं में किस तकनीक को शामिल करने की योजना बना रहा है? तो भाई एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिहार का जो डाक विभाग है वो अब अपनी डाक विभाग सेवाओं के अंदर एआई को शामिल करने वाला है। ठीक है, डाक विभाग सेवाओं में होता क्या क्या है? एक तो डिलीवरी होती है, पार्सल डिलीवरी, यानी जैसे आप इन्फ्यूजन नोट से नोट्स मंगवाते हो तो आपके नोट्स हम आपके घर पे पार्सल से डिलीवर करवाते हैं, तो पार्सल डिलीवरी हो गई। आप बुकिंग करते हो, ठीक है, इसके अलावा जब आप बुकिंग करोगे तो हम आपको एक आईडी देंगे, ट्रैकिंग आईडी, उससे ट्रैक करना हो गया। ठीक है, जो भी ग्राहक केंद्रित संचालन की सुविधाएं हैं उन सब के अंदर एआई को जोड़ना बिहार डाक विभाग का प्राइमरी काम रहेगा। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनको अटैच किया जाएगा। ठीक है, और बिहार सरकार ने ऐसा कहा है कि जो अगला वित्त वर्ष होगा उसके अंदर हम इसको ऑफिशियली तरीके से लॉन्च भी करेंगे और उसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम चलाएंगे। आप जैसे इसके अंदर होगा क्या, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब तो आप समझते हो ना। एक टूल के अंदर जो भी आप एड्रेस डालोगे, जो भी आप पिन कोड डालोगे, वो एआई ऑटोमेटिक उसके हिसाब से सारी चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करेगा। और जो पारंपरिक रूप से डाक वितरण की जो प्रक्रिया है उसके अंदर एक क्रांतिकारी बदलाव आने की पूरी संभावना है। बिहार डाक विभाग ने इसको शुरू किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसके अंदर शामिल करेगा। कौन करेगा? बिहार डाक विभाग करेगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 101%, 101% इसी फॉर्मेट के अंदर ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या इस क्वेश्चन के अंदर जो राइट ऑप्शन है उसको घुमाकर राज्य का नाम पूछ ले बिहार, इसके अलावा कोई भी नहीं आ सकता, इसके अंदर क्वेश्चन बनता ही नहीं है। पिक्सल स्पेस द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले निजी उपग्रह समूह का नाम क्या है? भाई पहला भारत का निजी उपग्रह लॉन्च हुआ है, उसका नाम आपसे पूछा है, उसका नाम है फायरफ्लाई। क्या है? फायरफ्लाई। एक्चुअल के अंदर ये फायरफ्लाई है क्या? ये जो उपग्रह है, ये उपग्रह धरती से जाएगा और धरती की अच्छी अच्छी फोटो खींचेगा, ऊपर से हाई रिजोल्यूशन की फोटोज खींचेगा, एचडी फोटो खींचेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पिक्सल स्पेस ने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई को लॉन्च किया है, और मैंने इसका जैसे यूज आपको बता दिया है। हाइपर स्पेक्ट्रम इमेजिंग ये करेगा, यानी बहुत ही हाई क्वालिटी की फोटोज ये लेगा, जो कि निकट भविष्य के अंदर किसी भी चीज के शोध के अंदर एक मील का पत्थर साबित होगा। और इसको लॉन्च किसने किया है ये भी आपको ध्यान रखना है, किसने किया है? पिक्सल स्पेस ने इसको लॉन्च किया है। स्पेसएक्स के माध्यम से लॉन्च किए गए ये जो फायरफ्लाई है उपग्रह, वो दुनिया की सबसे हाई क्वालिटी की, यानी दुनिया की सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाली हाइपर स्पेक्ट्रम तस्वीरें देगा आज तक की दुनिया की। इसीलिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 150 से अधिक बैंड है जो पृथ्वी का निरीक्षण करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसका नाम पिक्सल स्पेस फायरफ्लाई काम क्या करेगा? हाई रिजोल्यूशन की फोटोज खींचेगा, यानी वहां से एक इंस्टाग्राम के लिए रील लेके आएगा। ठीक है, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है। पहले तो ये देख लीजिए, यहाँ पर 21 जनवरी लिखा हुआ है, तो ये आज का करंट अफेयर यहाँ से शुरू होता है। तो इसकी एक नई पीडीएफ आज आपको मैंने भिजवा दी है, तो आप उसको पढ़ लेना। 2025 के पहले खो खो विश्व कप में विजेता कौन है? यानी खो खो के अंदर पहली बार विश्व कप हुआ है और उसके अंदर विजेता भारत है। भाई भारत विजेता क्या है? पुरुष और महिला दोनों वर्गों के अंदर, दोनों टीमों के अंदर भारत क्या है? विजेता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट उपलब्धि है और आगामी एक साल के लिए करंट अफेयर में, स्पोर्ट्स करंट अफेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, पहली बार खो खो का विश्व कप हुआ था जिसमें भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने ये खिताब अपने नाम किया है। और दोनों ही टीमों ने किसको हराया है? नेपाल की टीम को हराया है। ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, विजेता कौन? भारत दोनों में, उपविजेता कौन? नेपाल दोनों में। ठीक है, महिलाओं ने भी नेपाल को हराया, 78-40 से हराया था, और पुरुषों ने 54-36 के स्कोर से नेपाल को हरा दिया था। तो भारत और नेपाल, भारत विजेता, नेपाल उपविजेता। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दोनों ही वर्गों के अंदर भारत ने खिताब जीता है, पहली बार हुआ है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ था, और जब इसका आयोजन होना था उससे पहले हमें लगभग
4 महीने पहले इसकी खबर आई थी कि इसका आयोजन भारत में होगा, तभी मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई थी, और अब इसके जो परिणाम आए हैं वो भी मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। तो जो 4 महीने पहले की PDF है उसको निकालो एक बार, देखो फटाफट से सर ने क्या पढ़ाया था, और उसके आगे इसको भी लिख दो, अपडेट कर दो कि भाई इसके अंदर विजेता भी हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव किस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस गए हैं? आज ही गए हैं भाई, ये अभी सुबह की फ्लाइट थी इनकी। स्विट्जरलैंड के दावोस के अंदर अभी एक कार्यक्रम चल रहा है विश्व आर्थिक मंच का। किसका? विश्व आर्थिक मंच, जिसको WEF बोला जाता है, WEF विश्व आर्थिक मंच 2025 के अंदर भाग लेंगे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी स्विट्जरलैंड के दावोस के अंदर, और आज से ही शुरू हो रही है, 21 जनवरी से ये शुरू हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना है। इस कार्यक्रम के अंदर मंत्री जी भारत के विकास मॉडल पर प्रकाश डालेंगे, समाज के जो सभी वर्ग हैं, विशेषकर ऐतिहासिक रूप से जो वंचित लोग हैं, उनकी प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए, देश की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए वो सारी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कौन करेंगे? अश्विनी वैष्णव जी करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कहाँ पर होगा? स्विट्जरलैंड के दावोस के अंदर इसका आयोजन होने वाला है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? भाई एक नई नियुक्ति हुई है न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के लोकपाल के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा BCCI में लोकपाल का पद किस लिए होता है, और BCCI के अंदर अभी कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं आपको पता होना चाहिए। पहले BCCI के सचिव थे जय शाह, जिनको अभी वर्तमान में ICC का चेयरमैन बना दिया है। तो उसकी जगह मैंने 3 दिन पहले आपको पढ़ाया था देवजीत स्वकिया। कौन? देवजीत सेकिया को BCCI का सचिव बनाया गया था। क्या बने थे ये बने थे सचिव। किसकी जगह बने थे? जय शाह की जगह बने थे। जय शाह कहाँ चले गए थे? तो वो चले गए थे ICC के चेयरमैन पद पर। ठीक है, इसके अलावा कोषाध्यक्ष, BCCI का कोषाध्यक्ष किसको बनाया है? प्रभतेज सिंह को। किसको? प्रभतेज सिंह को। ये भी ध्यान रखना है। ये BCCI के क्या है? ये है कोषाध्यक्ष। इसके अलावा BCCI के लोकपाल के पद पर नियुक्ति किसकी हुई है? तो वो हुई है अरुण मिश्रा की। अच्छा, लोकपाल काम क्या करता है? तो ये काम करेंगे, जैसे न्यायमूर्ति है, न्याय का काम करते हैं। विभिन्न ये सरकारी पदों पर काम कर चुके हैं, जिसके अंदर राजस्थान और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका भी ये निभा चुके हैं। तो राजस्थान करंट अफेयर में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ये नैतिकता के रूप में काम करेंगे वहां पर, वही नैतिकता वापस आ गई। नैतिकता कैसे? कोई खिलाड़ी नैतिक रूप से खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। गेम में अगर भारत का खिलाड़ी कोई ऐसे किसी को कंधा मार रहा है, ठीक है, किसी को गलत वर्ड बोल रहा है, तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक लोकपाल का पद होता है BCCI के अंदर, नैतिकता को संभालने के लिए। वैसे मेरा मानना है ये लोकपाल का पद हर जगह होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ये हर जगह होगा तो हर किसी का जीवन चल नहीं पाएगा, क्योंकि हर आदमी के शौक अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसीलिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल के रूप में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वैसे आपके क्या शौक है मुझे बताओ एक बार। कि सर हमारा तो ये शौक है, जैसे किसी को पढ़ने का शौक होता है, किसी को क्रिकेट खेलने का शौक होता है, किसी को PUBG खेलने का शौक होता है, किसी को जज्बातों के साथ खेलने का शौक होता है। आपका क्या शौक है वैसे? क्या हमारा शौक एक ही है, पूरे दिन बात करने का? किसी का शौक होता है अलग अलग जगह मुंह मारने का। तो हर आदमी के शौक अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो आप। हाल ही में जाफना में सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया? जाफना कहां पड़ता है भाई? ये पड़ता है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका में जाफना पड़ता है, वहां पर एक सांस्कृतिक केंद्र था, उसका नाम बदला गया और नया नाम क्या रखा गया? तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र इसका नया नाम रखा गया। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। भारत के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो श्रीलंका के जाफान के अंदर जो सांस्कृतिक केंद्र बना हुआ है उसका नाम बदलकर तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र रखने का समर्थन किया था। पहले ही कर दिया था इसका समर्थन और इसका नाम परिवर्तन हो गया है। ठीक है, ये केंद्र भारत की सहायता से बनाया गया था, इसीलिए जब भारत वाले बोल रहे तो नाम चेंज कर रहे हैं वो। ठीक है, और ये भारत और श्रीलंका के बीच के अंदर जो सांस्कृतिक, भाषाई, ऐतिहासिक सभ्यता के जो संबंध है उन सबको बताने के लिए भी इसका निर्माण किया गया था, और भारत ने ही इसके लिए पैसे दिए थे, और भारत ने बोला कि अब इसका थोड़ा नाम चेंज करो, इसका नाम तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र करो, तो उन्होंने कर दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किस संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो भाई CRPF।
सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में ज्ञानेंद्र प्रसाद सिंह को नियुक्त कर दिया है। आपको ध्यान रखना है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह वो अब सीआरपीएफ के महानिदेशक है। मैंने आपको ये पहले ही पढ़ाया था, बोले सर आपने एक बार हमें पढ़ाया था ना, वितुल कुमार को आपने बताया था कि वितुल कुमार जी ने सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है और आप 5 दिनों बाद में आके चेंज करवा देते हो। ये कोई 5 दिन का कार्यकाल होता है क्या रे सिर वैसे? अब मैं बताऊं पूरी बात क्या है, सुनो मेरी बात। सीआरपीएफ के पहले महानिदेशक थे अनीश दयाल सिंह, उनकी जगह वितुल कुमार को बनाया गया था, लेकिन वो एक क्या थे, अंतरिम प्रभार संभाल रहे थे। जब तक एक फाइनल नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक के लिए उनको बिठाया गया था। तो अनीश दयाल सिंह, उनके बाद में कौन बने थे, वितुल कुमार बने थे जो कि अंतरिम थे, और अब फाइनल नियुक्ति कर दी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की। इनका कार्यकाल कब तक होगा, 30 नवंबर 2027 तक। अब 30 नवंबर 2027 तक ये क्वेश्चन स्टैटिक्स जीके में इंपॉर्टेंट हो गया भाई, ध्यान रखना है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का। ठीक है, कहाँ के ये असम और मेघालय कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अभी आपको पता होना चाहिए असम के अंदर पहले ये असम पुलिस के महानिदेशक पद पे थे। ठीक है, और जो भी सीएए आया था ना, उसके विरोध के अंदर जो असम के अंदर आंदोलन चल रहा था ना, उसमें ये खूब सुर्खियों में रहे थे, खूब सुर्खियां बटोरी थी उस टाइम उन्होंने। ठीक है, तो ध्यान रखना है, असम के पहले पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं, सीएए विरोधी आंदोलनों के अंदर इन्होंने अच्छी सुर्खियां बटोरी थी, और अब वर्तमान में इनको सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया है। इनसे पहले कौन थे, वितुल कुमार जो कि अंतरिम थे, और उनसे पहले मूल रूप से कौन थे, अनीश दयाल सिंह थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इनका कार्यकाल 30 नवंबर 2027 तक रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वीं भारत फ्रांस समुद्री सहयोग वार्ता कहाँ आयोजित की गई है भाई? तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। दोनों देशों के जो हिंद महासागर का क्षेत्र पड़ता है उसके अंदर सहयोग बढ़ाने की चर्चा हुई थी, और यही बातें हुई थी नई दिल्ली के अंदर। 7वीं बार ये भारत और फ्रांस का समुद्री सहयोग वार्ता है, जिसके अंदर हिंद महासागर को लेकर बातें होती है। ये ध्यान रखना है कि हिंद महासागर के अंदर अपन दोनों देश सहयोग से काम करेंगे और चीजों को आगे लेके जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ये काफी खबरों में रहा था, बोला था भाई क्रिप्टो का मार्केट ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने किस क्रम के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है भाई। तो ये बने हैं अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। कल इन्होंने शपथ ले ली है। शपथ कार्यक्रम के अंदर टेक से जुड़े हुए बहुत सारे लोग आए थे, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, आईटी से जुड़े बंदे बहुत आए थे यहाँ पर। ठीक है, और अमेरिका राज्य की जो कैपिटल है उसके रोटुंडा के अंदर ये इनका शपथ ग्रहण हुआ था। रोटुंडा जगह का प्रॉपर नाम है, रोटुंडा। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप जी ने 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण ली थी। मोदी जी ने भी कल ट्विटर पर उनको बधाई दी थी। इसके अलावा जो बड़े बड़े अरबपति लोग थे टेक से जुड़े वो आए थे, कैबिनेट के सदस्य थे, और पूर्व राष्ट्रपति भी वहां पर मौजूद थे। अब आपको बताना है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत विश्व में कॉफी उत्पादन के मामले में कौन से स्थान पर है? तो भाई कल एक रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से भारत 7वें स्थान पर है कॉफी उत्पादन के अंदर। ठीक है, वैश्विक स्तर से 7वें स्थान पर। उस रिपोर्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। उस रिपोर्ट के अंदर एक तो 2020-21 का आंकड़ा लिखा हुआ था। 2000 जो वित्तीय वर्ष 2020-21 था उसके अंदर $719 मिलियन का निर्यात किया था भारत ने, किसका? कॉफी का। और जो इस बार का जो नया वित्तीय वर्ष है उसके अंदर $1.29 बिलियन पहुंच गया है। ये कितना? $1.29 बिलियन। जस्ट इसका डबल कर लो आप। एक साल में कॉफी के उत्पादन में इतनी वृद्धि कर ली है भारत ने, और वैश्विक स्तर पर भारत 7वें स्थान पर है। और उस रिपोर्ट में यह भी लिखा था भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहां होता है? कर्नाटक के अंदर होता है। ये इंडिया जियोग्राफी में पूछे जाते हैं ना इस प्रकार के क्वेश्चन। उसके बाद में दूसरे स्थान पर केरल है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। ये मैं कॉफी उत्पादन राज्यों के नाम लिख रहा हूं, 3 राज्य मैंने लिख दिए हैं। इस बार, इस साल जो पिछला साल गया था, मतलब वित्तीय वर्ष जो मैं 22-23 की बात कर रहा हूं, 20-21 के अंदर $719 मिलियन का निर्यात किया था, और फिर अगले ही साल $1.29 बिलियन, जस्ट डबल का उन्होंने निर्यात कर दिया था भारत ने। तो इस स्थान से भारत 7वें स्थान पर है, किसमें? कॉफी के उत्पादन में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये था भाई महत्वपूर्ण करंट अफेयर, कहां से कहां तक का, 19 से लेकर 21 जनवरी तक का। इस क्लास की पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए उसका डिटेल एनालिसिस अच्छे से मिल जाएगा। डेली आपकी क्लास होगी, और अब क्लास थोड़ी अलग तरीके से होगी।
अब डेली के तरीके से नहीं होगी, केवल करंट अफेयर के तरीके से नहीं होगी, क्योंकि केवल आपको कंटेंट ही कंटेंट पढ़ाता तो आप बोर हो जाते हो। अब थोड़ी बातें और भी होगी क्लास के अंदर, ठीक है। तो डेली जुड़ जाया करो। अपन कुछ छोटा मोटा मैं सोच रहा हूँ, एक एक टॉपिक कोई इंडिया जीके का भी, या जिस दिन एक टॉपिक नहीं मिलेगा इंडिया जीके का उस दिन कुछ ज्ञान दे दूंगा। आ जाया करो डेली, मजा आएगा आपको देख के, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।